देखो, एक फ्लावर में, एक फूल में स्त्री केसर दो, एक या बहुत सारे होंगे। जब एक होगा तो उसको बोलेंगे हम एकल अंडपी, जब बहुत सारे होंगे तो उसको बोलेंगे हम बहु अंडपी। जब वो जुड़े हुए होंगे, आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, देन उनको बोलेंगे हम युक्तांडपी। और जब वो बिखरे हुए होंगे, अलग अलग होंगे, तो उनको बोलेंगे हम वियुक्तांडपी। आज हम अपना नया टॉपिक ले रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसको जो कि इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि गुरु बीजाणु क्या होता है, जो स्त्री केसर जो जायांग होता है, उसी से जो डेवलपमेंट होता है किसका, गुरु बीजाणु जनन का। तो जो आपका स्त्री केसर होता है वो मियोटिक का मीन्स है आपका समसूत्री विभाजन द्वारा मेगास्पोर मात्र कोशिका से मेगास्पोर के निर्माण की क्रिया को, गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को मात्र कोशिका से मेगास्पोर्स के निर्माण को, अंड कोशिकाओं के निर्माण को, मेगास्पोर का निर्माण होता है जिसके अंदर क्या होती है, अंड कोशिकाएं होती हैं, उसे कहते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स गुरु बीजाणु जनन। ये क्रिया किसके अंदर होती है, ओव्यूल के अंदर होती है। ठीक है, किसके अंदर होती है, अंडकोश के अंदर होती है। बिल्कुल, अब हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोगों को ओव्यूल का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप ये नहीं कर सकते। जो हमारा ये हम पौधों में देख रहे हैं, ये आवृत बीजी पौधों में है। तो हमारे आवृत बीजी पौधे वो होते हैं जिनके अंदर फूल आते हैं। जितने भी हमारे फूल वाले पौधे होते हैं उन्हें बोलते हैं हम आवृत बीजी पौधे। देखो, आवृत बीजी पौधे जितने होते हैं वो फूल वाले पौधे होते हैं। उसमें जो जायांग होता है, जायांग के अंदर होता है हमारा स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर आपको पता है ना कैसा होता है। ठीक है, इसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है आपका वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडकोश। ठीक है, अंडकोश के ही अंदर ये अंडकोश, ये इसके अंदर ही होता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब हमारा स्त्री केसर दो तरीके से हो सकता है। अगर किसी पौधे में केवल एक स्त्री केसर हो, जब एक पौधे में केवल एक स्त्री केसर होता है, या फिर किसी पौधे में एक से ज्यादा स्त्री केसर हो सकते हैं। ठीक है, किसी में क्या होता है, एक स्त्री केसर होगा सिंगल, जब एकल एक स्त्री केसर होगा। जब एक स्त्री केसर होता है उसे बोलते हैं एकल अंडपी। ठीक है, जब स्त्री केसर एक होगा तो उसको बोलेंगे हम एकल अंडपी। जब स्त्री केसर हमारे बहुत सारे होंगे, देखो जब एक है तो उसे बोल दिया एकल, जब बहुत सारे हैं तो उसे बोलेंगे बहु अंडपी। अब देखो, ये बताया मैंने तुम्हें कि स्त्री केसर होते हैं किसमें, जो हमारे फूल वाले पौधे होते हैं उसमें दो जननांग होते हैं, एक मादा जननांग और एक होता है हमारा नर जननांग। जो मादा जननांग होता है वो होता है हमारा जो हमारा पुंकेसर। ठीक है, एक होता है हमारा पुंकेसर, वो होता है हमारा मादा जननांग, और एक होता है हमारा स्त्री केसर। ठीक है, जिसे हम जायांग भी कहते हैं। और स्त्री केसर एक फूल में एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। जब एक होता है तो उसे बोलते हैं हम एकल अंडपी, और जब बहुत सारे होते हैं तो उसे बोलते हैं बहु अंडपी। उसमें आपकी दो कंडीशंस ये होंगी कि या तो सारे स्त्री केसर क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे एक साथ। ठीक है, सारे स्त्री केसर एक साथ जुड़े हुए होंगे। तो जब जुड़े हुए होंगे तो हम उन्हें बोलेंगे, जब स्त्री केसर जुड़े हुए होंगे तो उसे बोलेंगे, देखो हिंदी में जुड़े हुए को क्या बोलते हैं, युक्त, युक्त, तो उसे क्या बोलेंगे, युक्तांडपी। ठीक है, जब स्त्री केसर जुड़े हुए होंगे तो उनको बोलेंगे हम युक्तांडपी,
और जब स्त्री केसर अलग अलग होंगे, देखो जब जुड़ जाते हैं तो यूनिटी युक्त, और जब अलग अलग होते हैं तो उसे बोलते हैं व्युक्त, तो उनको हम बोलेंगे व्युक्तांडपी। क्या बोलेंगे? जब वो अलग अलग होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ आपका जरूर आएगा। जब अलग अलग होंगे तो उनको हम बोलेंगे व्युक्तांडपी। देखो एक फ्लावर में, एक फूल में स्त्री केसर दो, एक या बहुत सारे होंगे। जब एक होगा तो उसको बोलेंगे हम एकल अंडपी, जब बहुत सारे होंगे तो उसको बोलेंगे हम बहुअंडपी। जब वो जुड़े हुए होंगे, आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, देन उनको बोलेंगे हम युक्तांडपी। और जब वो बिखरे हुए होंगे, अलग अलग होंगे, तो उनको बोलेंगे हम व्युक्तांडपी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना ओव्यूल का स्ट्रक्चर, अंडकोश की संरचना, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। देखिए ये हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, तो इसमें दो एंड्स होते हैं, एक होता है आपका चालाजा और दूसरा होता है आपका माइक्रोपाइल। अब इसमें देखो एक ओव्यूल है तो उसके बाहरी संरचना, बाहरी आवरण होते हैं, इसके ऊपर एक या एक से अधिक आवरण हो सकते हैं, ठीक है। तो इन आवरणों को बोलते हैं हम अध्यावरण। जो इनकी बाहरी आकृति होती है उन्हें बोलते हैं हम अध्यावरण। एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। देखो अध्यावरण कहते हैं किसी भी चीज का आवरण, बाहरी आवरण, आंतरिक आवरण, बाहर का सबसे ऊपर वाला जो भी चीज को ढकता है उसको बोलेंगे हम आवरण, ठीक है। तो आवरण इसका, उसको बोलते हैं हम अध्यावरण। अध्यावरण या तो एक या एक से ज्यादा हो सकता है, उनको बोलते हैं हम अध्यावरण। एक होता है हमारा बाहरी आवरण और एक होता है हमारा आंतरिक आवरण, दो आवरण होते हैं, ठीक है। ये होता है न्यूसिलस। दूसरा हमारा ये ध्रुवीय न्यूक्लियई। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगी, पहले मैं आपको कुछ हिंदी में वर्ड्स का मीनिंग बता दूं। जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको हम हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं अंडकोशिकाएं, एग एपरेटस को बोलते हैं अंडकोशिका, ठीक है। इसके दो रीजन्स होते हैं, एक होता है चालाजा, जो इसका नीचे वाली सतह होती है उसको बोलते हैं चालाजा, और जो हमारा ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। इसके जितने भी आवरण होते हैं, एक आउटर बाहरी आवरण, एक होता है हमारा आंतरिक आवरण, दो आवरण। दूसरे होते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। फिर जो बीच में इसके जो ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं, जो बीच में जो इनके दो सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम ध्रुवीय न्यूक्लियाई। ओव्यूल का शरीर दो सिरों को प्रदर्शित करता है। आधारीय सिरा जिसे बोलते हैं चालाजा, निभाग, इसको हिंदी में बोलते हैं चालाजा को निभाग। ये आधारीय सिरा होता है, आधारीय सिरा, ठीक है। तथा ऊपरी सिरे को, ये इसका ऊपरी सिरा है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल सिरा। ओव्यूल का मुख्य शरीर एक या दो आवरणों से बना होता है जिनको अध्यावरण कहते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया इंटीग्यूमेंट्स जो लिखा हुआ है, ये इंटीग्यूमेंट्स अध्यावरण, ठीक है। इंटीग्यूमेंट एक बड़े पैरेनकाइमेट्स ऊतकों को घेरे रखता है जिसे न्यूसिलस कहते हैं। जो ये न्यूसिलस है, ये क्या है? ये पैरेनकाइमेटिस ऊतक, इसे ऊतक जो होते हैं इसको घेरे रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूसिलस कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर भी मैं समझा देती हूँ आपको। ये आधारीय सिरा और ये आधारीय सिरा और ये होता है ऊपरी सिरा। आधारीय सिरे को हम बोलते हैं निभाग, चालाजा, और जो ऊपरी सिरा होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसकी जितने भी बाहरी आवरण होते हैं, किसी का भी, हमारी भी स्किन है ना, बाहर से ढका हुआ है स्किन, जो स्किन है उसको इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। उसकी एक या दो लेयर्स होती हैं, सतह होती है, एक या दो सतह होती है, परत होती है। तो उनको हम, जो बाहरी इंटीग्यूमेंट होगी, आउटर इंटीग्यूमेंट, उसे बोलेंगे बाहरी अध्यावरण, और जो अंदर वाली इंटीग्यूमेंट होगी उसे बोलेंगे हम आंतरिक अध्यावरण, ठीक है। जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई होंगे उन्हें ध्रुवीय जो न्यूक्लियाई हैं, ये वाला पार्ट है, इसी में ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये हमने तो इसका स्ट्रक्चर देखा। अब हर एक पौधे में
अलग अलग तरीके का ओव्यूल पाया जाता है। तो आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस पौधे में किस तरीके का ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे अभी। देखो, ओव्यूल अगर हम उसकी बाहरी अध्यावरण की उस नजरिए से देखें तो उसको बहुत सारी निम्न स्थितियां होती हैं उसकी, अगर हम उनको बाहरी आवरण के हिसाब से देखें तो। अगर एकल अध्यावरण होगा तो यूनिटैग्मिक मीन्स एक टैग्मिक मीन्स एकल अध्यावरण। समझ में आ रहा है ना? इसको बोलेंगे एकल अध्यावरण। ठीक है, अब देखो आपको इसी से समझ में आ गया होगा। अगर ओव्यूल की अध्यावरण एक है, सिंगल है, तो उसे बोलेंगे हम एकल, इंटेग्यूमेंट युक्त होता है उसे बोलेंगे एकल अध्यावरण। तो ये किसमें होता है? ये द्विबीजपत्री पौधों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बायटैग्मिक मीन्स अगर दो अध्यावरण किसी भी ओव्यूल के अंदर है तो उनको हम बोलेंगे बायटैग्मिक। ठीक है, द्विअध्यावरण। ठीक है, तो ये किसमें पाया जाता है? हमारा द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधों में। अब आप लोगों को द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तो पौधे तो पता है ना? अगर नहीं पता तो आप लोगों को ये भी मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, एरिल जो ये वाला ओव्यूल है, ये ओव्यूल के आधार से निकलने वाली आधार सिरा कौन सा था? मैंने निभाग, चालाजा एंड बताया था ना। ओव्यूल, जब ओव्यूल का जो ये ऊपरी वाला जो आधार सिरा होता है जिसको हमने चालाजा बोला था, निभाग बोला था, निभाग सिरा। इस निभाग सिरा में एक वृद्धि हो जाती है, वाय वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से एक नई परत का निर्माण हो जाता है, नई अध्यावरण का निर्माण हो जाता है, जिसे कहते हैं, जो किसके अंदर पाया जाता है? लीची के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा कारणकल। आपको ये इसके प्रकार याद रखने हैं, बिल्कुल आपको इसके ये प्रकार याद रखने हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? एकल अध्यावरण, द्विअध्यावरण, ठीक है, फिर है हमारा एरिल, कारंकल। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये माइक्रोपाइल। देखो, वो हमारा चालाजा वाला था, माइक्रोपाइल रीजन आपका इस टाइप से होता है ना, जो हमारा नीचे वाला सिरा होता है उसमें। ये माइक्रोपाइल के क्षेत्र में वाई इंटीग्यूमेंट मीन्स जो बाहरी आवरण होता है उसमें एक वृद्धि हो जाती है। ये चालाजा निभाग में वृद्धि थी, निभाग वाले पार्ट में, और ये माइक्रोपाइल वाले पार्ट में जो वृद्धि होगी उससे नई परत का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं हम कारंकल। फिर है एटैग्मिक। ये उनमें पाया जाता है कुछ परजीवियों में जिनमें आवरण होता ही नहीं है। ठीक है, एक है एकल आवरण वालों में। ठीक है, दूसरा है हमारा अगर दो आवरण होंगे। नेक्स्ट में एक हमारा चालाजा निभाग वाले पार्ट में वृद्धि होकर एक नई परत बनेगी तो, या फिर नेक्स्ट है हमारा माइक्रोपाइल वाले पार्ट में नई वृद्धि होगी तो हमारी एक परत बनेगी, तो हम उसे बोलेंगे कारंकल। उसके बाद एटैग्मिक है, तो उसमें क्या है? एटैग्मिक में मीन्स इंटीग्यूमेंट ही नहीं होगी। इंटीग्यूमेंट मीन्स अध्यावरण उसमें नहीं होता। अपना ओव्यूल के प्रकार अभी तो था उनकी, अगर जो बाहरी अध्यावरण के आधार पर उनको हमने क्या क्या नाम दिए, और अब हम ओव्यूल के प्रकार बताएंगे कि अगर ओव्यूल में माइक्रोपाइल, चालाजा और फ्यूनिकल किस सिचुएशन में है तो जो ओव्यूल है उसे क्या कहा जाता है। एक है हमारा फर्स्ट जो होता है हमारा, उसे बोलते हैं एट्रोपस, जिसमें माइक्रोपाइल, देखो जो नीचे वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल। ठीक है, ये माइक्रोपाइल वाला रीजन और चालाजा और फ्यूनिकल वो होता है जहां से उसका आधार सिरा जो हमारा माइक्रोपाइल रीजन से जुड़ा हुआ होता है। जब आप ओव्यूल को देखते हैं ना तो इस तरीके से होता है ना, तो ये इधर से क्या है, ये
ये ऐसे निकला हुआ, इसको बोलते हैं हम फ्यूनिकल, और ये होता है माइक्रोपाइल रीजन। ठीक है, तो अब क्या है, ये तीनों एक ही, अगर तुम ऐसे देखते हो तो इसको बोलते हैं चालाजा, और ये आपका होता है माइक्रोपाइल। ठीक है, तो ये तीनों जब ऐसे सीधी एक रेखीय उसमें होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं एट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं? एट्रोपस ओव्यूल। अगर एनाट्रोपस, अगर ओव्यूल 180 कोण पर, 180 कोण में आ जाता है, जिसमें माइक्रोपाइल तथा हीलियम, माइक्रोपाइल और हीलियम दोनों क्या होते हैं? माइक्रोपाइल और हाइलम। चालाजा, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल। ठीक है, ये सब एक दूसरे के पास आ जाते हैं। देखो आ गया ना, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल दोनों एक दूसरे के पास हैं, तो इसको हम बोलेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। नेक्स्ट देखिए, आपको ये ओव्यूल कैसा लग रहा है, कैसे घुमा हुआ है। माइक्रोपाइल इसमें कहाँ घूम गया? ये आप देखो, आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसे बिल्कुल सीधा होता है ना 90 डिग्री का एंगल। मेरा फिर भी टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। देखो ये अभी ये 90 डिग्री के एंगल पे है, ऐसे चालाजा यहाँ आ गया, माइक्रोपाइल यहाँ आ गया। जब ये 90 डिग्री के एंगल पर होता है, इसको बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस। क्या बोलते हैं? हेमी एनाट्रोपस। जब ये 90 डिग्री पर घूम जाता है ओव्यूल, तो इसको बोलेंगे हम हेमी एनाट्रोपस। नेक्स्ट इज अवर कैम्पाइलोट्रोपस, जिसके अंदर ओव्यूल फ्यूनिकल से दाईं तरफ कम या अधिक वृत्तिक, देखो ये तुम्हें ये एक वृत्त के समान रचना लग रही है, बिल्कुल लग रहा है ना, ये गोल सर्कल वृत्त के समान संरचना। जब हमारे ओव्यूल की संरचना वृत्त के समान हो जाती है, ठीक है, दाईं तरफ थोड़ा सा ये घूम जाता है, तो इसको बोलेंगे हम कैम्पाइलोट्रोपस। और ये किस में होता है? ल्यूग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरी फैमिली में। नेक्स्ट है हमारा एम्फीट्रोपस। इसमें एम्ब्रियो से घोड़े की नाल की तरह, देखो ये आपको घोड़े की नाल की आकृति लग रही है ना, जब इसमें ये घोड़े की नाल की आकृति की तरह हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम एम्फियोट्रोपस। ये आकृति के हिसाब से है। और नेक्स्ट इज हमारा सर्सिनोट्रोपस, जिसमें ये ओव्यूल प्रारंभ से ऑर्थोट्रोपस होता है, किंतु फ्यूनिकल की एक समान वृद्धि के कारण फ्यूनिकल की वृद्धि हो जाती है इसमें। देखो ये फ्यूनिकल की वृद्धि होने की वजह से एक बार फिर ऑर्थोट्रोपस हो जाता है, एक बार घूमकर ये दोबारा ऑर्थोट्रोपस हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। ये नागफनी के पौधे में होता है, नागफनी में। ठीक है, ये तो थे हमारे ओव्यूल के प्रकार। अब बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाली हूँ, जो हम अब देखने वाले हैं वो है मेगास्पोर का निर्माण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको जरूर देखना और अच्छे से समझना। हमारे गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है? जो हमारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, वही किसका निर्माण करती हैं? गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहाँ से आती हैं? अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहाँ से आई? अब पहला सवाल ये कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहाँ से आती हैं? पहले हम गुरु बीजाणु, हमने सबसे पहले पढ़ा था ना गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। जितनी भी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, यही किसका निर्माण करती हैं? गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं। तो जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होते हैं, जो आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी हमारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? वो किसका निर्माण करती है? गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं। तो जो हमारे आर्कीस्पोरियल सेल्स होते हैं, आर्कीस्पोरियल, उनका जब विभाजन होता है तो एक होता है उसमें बाहरी परत, बाहरी कोशिकाएं होती हैं, और एक होती है उसमें आंतरिक कोशिकाएं। और जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं, एक होती हैं बाहरी कोशिकाएं, एक होती हैं आंतरिक कोशिकाएं। जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं, इसमें आगे विभाजन नहीं होता।
जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं वो किसी की तरह व्यवहार करती हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की तरह ही व्यवहार करती हैं, ठीक है। और अगर ये कोशिकाएं मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करेंगी तो अब इसमें क्या होगा, आगे विभाजन होगा, वो देखेंगे कैसे। देखो अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये इसका केंद्रक है। अब इसका केंद्रक पहला अर्धसूत्री विभाजन से क्या करेगा, 4 कोशिकाएं बनाएगा। 4 कोशिकाओं में विभाजन होगा जो किस उसमें होंगी, रेखीय चतुष्फलकीय बनाएगा, ठीक है, रेखीय चतुष्फलकीय आकृति बनाएगा। अब इसमें क्या होगा, ऊपर वाली 3 कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, अविकसित हो जाएंगी और अपनी सारी ऊर्जा किसको दे देंगी, लास्ट वाली कोशिका को। क्या होगा, ये जो तीनों ऊपर वाली कोशिकाएं हैं ये अविकसित हो जाएंगी, ये तीनों अविकसित हो जाएंगी और अपनी सारी ऊर्जा किसको दे देंगी, लास्ट वाले को, आखिरी कोशिका को। और ये कोशिका क्या करेगी, इन सब के साइटोप्लाज्म से ऊर्जा लेकर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और ये किसकी तरह व्यवहार करेगा। अब इसमें विभाजन होके हमारा क्या बनेगा, गुरु बीजाणु बनेगा हमारा, ठीक है। तो अब इसमें हमारा पहला कौन सा होगा, ये आपको याद रखने की जरूरत है कि सबसे पहले इसमें जो विभाजन होगा वो होगा अर्धसूत्री विभाजन, और जो हमारा नेक्स्ट विभाजन होगा वो होगा हमारा समसूत्री विभाजन। पहला समसूत्री विभाजन होगा इसमें, फर्स्ट समसूत्री विभाजन, पहला विभाजन इसमें समसूत्री होगा। एक विभाजन अर्धसूत्री होगा, उसके बाद इसमें सारे विभाजन समसूत्री विभाजन होंगे, ठीक है। पहला समसूत्री विभाजन होने के बाद इसमें आप देखो समसूत्री विभाजन हुआ, कितने केंद्रक हो जाएंगे, कितने केंद्रकी हो जाएंगी, ठीक है। एक केंद्रक है, विभाजन हुआ, ये इसका केंद्रक है ना, ये विभाजित होकर 2 केंद्रक में विभाजित हो जाएगा और दोनों केंद्रक दोनों ध्रुव की साइड चले जाएंगे, विपरीत ध्रुवों की साइड चले जाएंगे। दोनों देखो विपरीत ध्रुवों में चले गए। फिर इसके बाद अगला विभाजन फिर एक और होगा, सेम सेकेंड समसूत्री विभाजन, ठीक है। सेकेंड समसूत्री विभाजन होगा, उसमें क्या होगा, जो आपके ये 2 सेल है, 2 कोशिकाएं, ये किसमें कितनी हो जाएंगी, 4 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएंगी, ठीक है। सेकेंड समसूत्री विभाजन हुआ जिसमें 4 न्यूक्लियस, जिसमें 2 न्यूक्लियाई किसमें बदल गए, 4 न्यूक्लियाई बना दी। अब इसी तरीके से हमारा तीसरा विभाजन होगा, थर्ड समसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा, 3, कितने हो गए, 4 के 8 बन जाएंगे ना, 4 के 8 कोशिकाएं बन गई। सबको आ रहा है ना समझ में। अब यहाँ पर 4 के 8 केंद्रक बन गए। अब इसमें से दोनों साइड के जो हमारे केंद्रक है, ठीक है, अब हमारे यहाँ पर कितने सेल्स हो गए, 8 सेल्स हो गए। अब जो हमारे 8 सेल्स हैं उसमें से 3 सेल नीचे और 3 सेल ऊपर और 2 बीच में, दोनों का बीच में सिर्फ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा और केंद्रक इकट्ठे नहीं होंगे। तो ये हमारे 8 न्यूक्लियस, कितने न्यूक्लियस हुए, 8 न्यूक्लियस और 7 कोशिकाओं वाली किसका निर्माण हो गया, मेगास्पोर, गुरु बीजाणु। ये गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया जिसमें ऊपर वाले हैं हमारे एंटीपोडल सेल्स, बीच में हमारे ध्रुवीय न्यूक्लियाई, ये दोनों हैं सहायक कोशिकाएं,
और ये अंदर वाली है अंड कोशिका। अब इसी के साथ परागकण मिलकर क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन, जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल जो मात्र गुरु बीजाणु होगी उसमें पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ये एक रेखीय चतुष्फलक बनाएंगे और इस रेखीय चतुष्फलक में चार सेल होंगे ना, तो 3 क्या हो जाएंगे, अपविकसित हो जाएंगे। और लास्ट वाला जो होगा वो फंक्शनल, क्रियाशील रहेगा। ये क्रियाशील रहेगा और यही क्रियाशील को ही ये सारी इनकी एनर्जी इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब ये एनर्जेटिक होकर बहुत सारी ऊर्जा लेकर ये पहला समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन करने के बाद इसका जो केंद्रक होगा वो दोनों ध्रुवों पर चला जाएगा, विभाजित होकर 2 ध्रुवों पर चला गया। उसके बाद इसमें दूसरा समसूत्री विभाजन होगा जिसमें दो केंद्रक किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इसके 4 केंद्रक में। ठीक है, इसी तरीके से इसमें तीसरा समसूत्री विभाजन होगा जहां पर ये 4 दोनों सिरों पर आ जाएंगे। और इसके बाद इसमें इसमें से 4 में से 3 दोनों ध्रुवों पर रहेंगे और एक जो 2 होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, उनका केवल साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा और केंद्रक अलग अलग रहेंगे और वो क्या बनाएंगे, ध्रुवीय न्यूक्लियाई बनाएंगे। इनको क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएट या केंद्रकीय और 7 कोशिका संरचना। बिल्कुल, आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया है तो आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आने वाले। धन्यवाद।